अब सातवाहन जो क्या थे, शासक जो थे, वह कौन कौन का सिक्का चलवाए थे? यानी कि सातवाहन कौन है जी? सातवाहन। एकदम डिटेल ध्यान से सुनिएगा जो इम्पोर्टेंट। सातवाहन जो थे वह चांदी का भी सिक्का चलवाए, और क्या, तांबा, क्या चीज़ का, और प्रोटीन, और सीसा, और कांसा। यानी कि तांबा और तीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। तो इस सब का सिक्का कौन चलाए थे? सातवाहन। कोई दिक्कत? चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राएं जारी की मतलब सबसे आरंभिक में कौन किए थे? आरंभिक कुषाण शासक। कौन? मतलब शुरुआत क्या, कुषाण शासक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। हो गया? जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है मतलब अलग अलग है। तो कुषाण शासक भी के द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाया गया और गुप्त शासक के द्वारा, लेकिन सबका क्या है, अलग अलग है, शुद्धता में क्या है, डिफरेंट है। तो ये सब किसके बारे में था? सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन था। किसके बारे में था इसे? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हैं ना अलाउद्दीन खिलजी वंश का, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में। चलिए अब हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए सेना का प्रबंध कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के पास ना सबसे ज़्यादा मजबूत सेना था, यही ने नगद वेतन देने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो सेना का प्रबंध कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। लेकिन किस प्रणाली से किए थे? तो दशमलव प्रणाली से। किससे? दशमलव प्रणाली से। ये याद रहना चाहिए कि दशमलव प्रणाली से यह क्वेश्चन रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का प्रबंध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, वह प्रणाली का क्या नाम था? दशमलव। उसका जो तरीका रहा होगा उस प्रणाली का क्या नाम दिया गया? दशमलव प्रणाली। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। अलाउद्दीन ने सेना को नकद वेतन एवं अस्थाई सेना की नींव रखे। यानी कि सेना को क्या हो, नकद वेतन मिले एवं अस्थाई सेना हो। यह सब कौन कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बोले हैं? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के शासन काल में क्या था, सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग सेना था, इन्हीं के शासन काल में। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि घोड़ा दागने, किसका? घोड़ा दागने एवं सैनिकों की
हुलिया की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो चलाए की शुरुआत किए, कौन किए? तो अलाउद्दीन खिलजी किए। चलिए अगला लिखेंगे आप लोग, तीर का निशान देंगे। दैवी अधिकार के सिद्धांत को, दैवी अधिकार के सिद्धांत को, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, लिखेगा। दैवी अधिकार के सिद्धांत को, दैवी अधिकार का सिद्धांत, दैवी अधिकार का सिद्धांत, दैवी अधिकार का सिद्धांत कौन चलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चलाए थे। कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी चलाए थे। याद रखेंगे, हमने ये सब पढ़ाया भी है आप लोगों को इसके बारे में, तो बहुत सारे बताए थे, लेकिन लिखा हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लेते तो याद हो जाएगा। हाँ, दैवी अधिकार का जो सिद्धांत दिए थे अलाउद्दीन खिलजी दिए थे। चलिए अगला लिखिएगा, तीर का निशान देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, यानी अलाउद्दीन जो खिलजी थे वह किसकी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। उपाधि मतलब अपना नाम रखे थे, सिकंदर ए सानी के नाम से कौन जाने जाते थे? अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बताते उतना हमेशा रहता है, इसलिए इसको डिटेल कर रहे हैं, सब पर ध्यान रहना चाहिए। अगला लिखिएगा, अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में, अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू की, यानी कि यह मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू कौन किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो अभी तक किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट लिखिएगा, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। गुरसास्प था। अली तथा गुरसास्प था। तो ये अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था जी? अली तथा गुरसास्प था। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो डिटेल से क्या ये समझ में आ रहा है ना? इस देखिए इसमें मिक्स करके रहता है, एग्जाम में तो एगो टॉपिक से नहीं पूछता है, बहुत सारे टॉपिक से पूछता है, तो उस पर ध्यान होनी चाहिए, एक एक करके ध्यान होनी चाहिए। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुद्रास्फीति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अभी हम इस पर पढ़ेंगे। हो गया? किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति समझते हैं किसको कहते हैं? कीमत सामान का बढ़ जाएगा लेकिन पैसा का वैल्यू घट जाएगा। जहाँ सामान मिलता था 5 रुपया में, अब सामान वही मिलता है 50 रुपया में, तब वैल्यू घट गया कि नहीं घट गया? 5 रुपया में पहले 5 रुपये का कीमत था, अब 50 रुपया का भी कोई कीमत नहीं है। तो जहाँ पैसा का वैल्यू घट जाता है और सामान का क्या वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। कोई दिक्कत?
मतलब सामान का कीमत बढ़ जाएगा, पैसा का वैल्यू घट जाएगा, तो मुद्रास्फीति कहला जाता है। चलिए तो तीर का निशान देके आप लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय वाले व्यक्ति को पड़ता है। कोई दिक्कत? तो जिसका मान लीजिए लिमिट उसका सैलरी है, अगर कीमत बढ़ जाएगा तो पैसा तो उसको उतना ही मिल रहा है, पर कीमत तो बढ़ गया तो प्रभाव तो उसको ज़्यादा पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा लेकिन पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी देखते रहते हैं कोरोना काल में कितना महंगाई बढ़ गया, तो पैसा का कोई कीमत ही नहीं रहा। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति। कोई दिक्कत? तीर का निशान देंगे। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है। भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। यानी मुद्रास्फीति का जो माप होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रास्फीति का जो माप किसके द्वारा किया जाता है, थोक मूल्य किसके द्वारा किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक एक जो विधि है तथा किसके द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आपको मुद्रास्फीति का जो माप किया जाता है वह थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति समझे ना, पैसा का वैल्यू घट जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। चलिए अगला तीर का निशान देंगे। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के, बेरोजगारी के दर तथा मुद्रास्फीति के दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, मतलब उल्टा संबंध होता है इसमें। नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार है वह कब से है, 11-12 है। कितना है, 2011 से 12 है। चलिए, या कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिएगा तीर के निशान देके। ये सब किससे रिलेटेड है, या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये सब किसका क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला तीर का निशान देंगे आप लोग। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, तो आपका क्या जवाब होगा कि नए सिरे से, मतलब शुरुआत से बजट का तैयार करना। शून्य आधारित जो बजट का हो गया मतलब क्या हुआ, एकदम शुरुआत से फिर तैयार करना। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है, शून्य आधारित बजट
अमेरिका की देन है। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। आपका सवाल रहेगा कि शून्य आधारित बजट किसकी देन है, तो क्या बोलिएगा, अमेरिका की देन है। और शून्य आधारित जो बजट है इसका अर्थ क्या है, तो फिर शुरुआत से उसको क्या करना, स्टार्ट करना। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल जो है वह किसका देन है जी, तो भारत की देन है। लेकिन शून्य आधारित बजट किसका देन है, तो अमेरिका का देन है। शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है, फिर नए सिरे से स्टार्ट करना बजट।